तो वसुंधरा राजे जी के अलावा एक नाम और आया है, और संभवतः जो कुमार जी ने एक हिंट दिया है धनखड़ जी के बारे में, लेकिन वो एक संवैधानिक रूप से थोड़ा पॉसिबल नजर नहीं आता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि इन दो नामों में काफी कुछ अंतर हो सकता है या देखने को मिल सकता है, लेकिन एज ए ज्योतिषी मैं बार बार कहूंगा कि सितारे जो मैं समझ पा रहा हूं वसुंधरा जी के ज्यादा पावरफुल नजर आते हैं। लेकिन एक बहुत बड़े मंच पे एक बात इन्होंने कह दी है और कही है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई ना कोई वजह भी है। ऑफ कोर्स उन्होंने पहले क्लियर कर दिया है कि अगर गणना ज्योतिष में जो गूगल में दी गई है वो सही हुई तो दोस्तों ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हमें देखने को मिल रही है कि 3 राज्यों में तो आप देख रहे हैं कि संभवतः भाजपा थोड़ी पिछड़ी है या पीछे रहेगी, क्योंकि 2 राज्यों में तो पहले से कभी है ही नहीं। लेकिन यहाँ ये बात तय हुई कि मध्य प्रदेश में बदलाव अपेक्षित है, हो सकता है, काफी हद तक पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं। लेकिन बॉर्डर लाइन की बात कही गई है कि 49 और 51 का रेशियो हो सकता है, और राजस्थान पूर्ण रूप से भाजपा के हाथ में आता हुआ दिख रहा है। ये तो खैर हम भी मान रहे हैं, लेकिन जो कंफ्यूजन थोड़ा सा था वो मुख्यमंत्री का था, तो वो भी हमारे मित्र कुमार जी ने कंफर्म कर दिया है। तो अब दोस्तों ये तो हो गई राजनीतिक जगत की बातें, लेकिन क्योंकि राजनीतिक जगत की बात हो और खासतौर से मोदी जी की बात ना हो, ऐसा तो होगा नहीं, और हम बार बार एक मंच पे ये करते रहते हैं। अब जो 15 अगस्त के बाद जो नववर्ष आरंभ हुआ भारत का, जो कि ऑफकोर्स अगले 15 अगस्त 2024 तक माना जाएगा, इस अंक के हिसाब से क्या लगता है कुमार सर कि वंस अगेन मोदी आते दिख रहे हैं? ऑफकोर्स ये तो हम भी मान रहे हैं कि सीटें थोड़ी बहुत कम होंगी, लेकिन रहेंगे संभवतः वही। हालांकि एक यहाँ एक बता दूं, शायद आप भी जानते होंगे, एक बहुत बड़े संत कहलाते हैं और वो भविष्यवाणी उन्होंने बहुत कई सालों से की है और बड़ा दावा किया है कि इस बार 400 प्लस मोदी जी जाएंगे। और आप देखिएगा, और वो दावा करते हैं कि उनके आज तक कोई भविष्यवाणी खराब नहीं हुई है, लेकिन पिछली कई बातें हुई, हमने देखी भी है, हमने बात करने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। बहुत बड़े संत हैं और काफी नाम है, और यूट्यूब में तो काफी तगड़ा नाम किए बैठे हैं। ऑफ कोर्स अन्य ज्योतिषी भी हैं जिनका मैं जिक्र करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सब अपना अपना काम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सीरियस मैटर के तहत एज ए ज्योतिषी और एज ए अंग ज्योतिषी। क्या लगता है 15 अगस्त 2024 और 23 का अंतराल आपको मिल चुका है, नया समय आ चुका है, क्या लगता है कि क्या मोदी जी तीसरी बार बनते दिखाई दे रहे हैं? जी किशोर भाई, अभी कुछ दिन पहले मैंने मैं 2 ब्लॉग लिखता हूँ अंक ज्योतिष के मेरे, उन पर पोस्ट किए हैं अगस्त महीने के आज की हस्ती के नाम से सेलिब्रिटी के अगले 1 साल के मैं आपसे चाहूंगा प्रेडिक्शन। कि आप उस ब्लॉग का पूरा नाम बता दें, ताकि हमारे दर्शक जो ये जानना चाहते हैं कि कुमार जी क्या हैं, कब से काम कर रहे हैं, क्योंकि हम तो इनके बहुत पुराने मित्र हैं, हम तो आपको जानते हैं, उनको इनके बारे में पूर्ण परिचय पता लग जाएगा कि ये किस हद तक काम करते हैं और कैसे काम करते हैं। जी उसमें देखिए ऐसा है कि वो HTTP और WWW तो आता ही है सब में, है ना। ब्लॉग स्पॉट और वर्ड प्रेस पर है, तो दोनों ही जगह अंक ज्योतिष 369 ANKJYOTISH 369 इस नाम से ब्लॉग स्पॉट पर है और इसी नाम से वर्ड प्रेस पर है। दोनों ब्लॉग में समान सामग्री मिलती है, दोनों तरफ एक ही सामग्री मिलती है। तो अगस्त महीने की जो पोस्ट डाली है उसमें 15 अगस्त को भारत के नाम से डाली है और 29 अगस्त को नरेंद्र मोदी जी का जो जन्मदिन है जी उसकी डाली है। तो ये 2 पोस्ट दोनों में लिखा हुआ है। 15 अगस्त को भारत वाली में लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय सरकार का या जो केंद्र सरकार का स्वरूप है वो बरकरार रहेगा। बहुत बढ़िया। माने ये है कि 15 अगस्त 2023 को जो सरकार केंद्र में है, जिस पार्टी या गठबंधन की, यही अगले 1 साल में रहनी है और इसी 1 साल में चुनाव होने हैं। इसका मतलब चुनाव के बाद में सरकार जो है फिर से एनडीए की बननी है, भाजपा नीत सरकार जिसका नेतृत्व भाजपा करेगी। दूसरा, 29 अगस्त को जो मोदी जी के, प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन वाला जो ब्लॉग पोस्ट है उसमें जो डाला है वो क्या लिखा है? वो ये लिखा है कि 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं बहुत सुंदर। नरेंद्र मोदी जी। देखिए क्या होता है कि आप देश के यहाँ देखें क्या बदलाव लिखा है, नहीं लिखा।
देश के यहाँ गठबंधन का बदलाव नहीं लिखा है, पार्टी नीति बदलाव नहीं लिखा है और व्यक्तिगत बदलाव भी नहीं लिखा है, तो ऐसी अवस्था में तीनों चीजें रहेंगी। अब ये बात और है कि जो लोग 14 में कहते थे कि 25 वर्षों तक मोदी जी रहेंगे प्रधानमंत्री, यानी कि 2038 तक रहेंगे, 48 तक रहेंगे, है ना, 38 तक रहे, वो सब चीजें एक अलग मैटर। वो जब कभी मोदी जी के बारे में अलग से बात करेंगे तो बात आएगी। फिलहाल चूंकि हम प्रसंग ये ले रहे हैं कि चुनाव 2024 के बाद इन चुनावों में जो सरकार बनने जा रही है वो अभी वाला स्वरूप ही रहेगा। गठबंधन भी एनडीए, पार्टी भी भाजपा और प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी। रहा सवाल सीटों की संख्या का, देखिए किशोर भाई, यहां मैं एक विनम्र अनुरोध के रूप में बात कहना चाहूंगा कि ये आकलन हम तब करते हैं जबकि हमें मतगणना की दिनांक मिल जाती है। लेकिन अगर चलित के हिसाब से बात करें तो 5 वर्ष पहले मैंने 2019 के चुनाव के सिलसिले में, लगभग 5 वर्ष पहले एक बात कही थी, कई ज्योतिष सम्मेलनों में कही थी। तो उज्जैन में 7-8 या 8-9 फरवरी को एक ज्योतिष सम्मेलन हुआ था, तो उसमें मैंने अपना व्याख्यान दिया और उसमें ये कहा कि यदि 20 मई तक चुनाव परिणाम आते हैं तो एनडीए की सीटें घटेंगी। अब हुआ क्या, अगले दिन अखबार में उन्होंने पूरी बात तो छापी नहीं, उन्होंने इतना ही छाप दिया एनडीए की सीटें घटेंगी। अब कोई भी वो कटिंग पढ़कर मुझे कहता है आप तो गलत निकले, अब तो गलत निकले, देखो एनडीए की सीटें तो बढ़ गई, आपने कहा कम होगी। अरे उसमें ये कहा था कि यदि 20 मई तक चुनाव परिणाम आते हैं तो एनडीए की सीटें कम होंगी, नहीं तो बढ़ेंगी। अब क्यों? क्योंकि भाई 20 मई तक चलित में शुक्र होता अंक 6 और वो मई के अंक 5 के साथ बैठा होता है। दोनों एक दूसरे में न मित्रता है न शत्रुता, लेकिन शुक्र मोदी जी का अच्छा नहीं है। और 20 मई के बाद में क्या हो जाता है, चलित में अंक 5 आ जाता है, वो है 31 मई तक, वो 5 महीने का अंक भी 5, मोदी जी का बुध अच्छा है, तो नतीजे में वो सीटें बढ़ गई। तो एक तो क्या होता है, ज्योतिषी की बात को पूरा सुनना चाहिए, बिल्कुल जरा सा सुना और टिप्पणी कर दी तो विस्फोटक मामला रह सकता है। अब रहा सवाल कि कितनी सीटें, वो मैं बता चुका हूं, मतगणना की दिनांक। लेकिन अगर 20 मई तक परिणाम आता है तो सीटों की संख्या 2014 के आसपास या उसके नीचे भी जा सकती है। बढ़िया। 2014 में भाजपा शायद 273 या 75 सीटें लाई थी, तो हो सकता है कि 2014 के आसपास, दोहरा रहा हूं, या उससे एक आध 2-4 सीट नीचे भी जा सकती है। लेकिन फिर भी हम यदि कहेंगे कि 20 पूर्ण मेजोरिटी आएगी। हाँ मीन्स वो बहुमत पूर्ण है, भाजपा को पूर्ण बहुमत है, एनडीए को पूर्ण बहुमत है, मोदी जी को पूर्ण बहुमत है, बड़े ठाट बाट से शान से वो शपथ लेंगे प्रधानमंत्री के पद की, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया गठबंधन वाले वो अपनी स्थिति सुधार लेंगे, वो कोई समस्या नहीं है। कारण क्या है ना कि यूपीए जो था उसमें इंडिया गठबंधन में कुछ और लोग जुड़ जाएंगे जो बाहर थे, तो सीटों की संख्या बढ़ जाएगी, कांग्रेस भी सुधार लेगी, वो सब ठीक है। लेकिन वो कितनी कितनी सीटों की संख्या आएगी वो मतगणना की जब दिनांक आएगी वो तब देखा जाएगा। चलिए दोस्तों, राजनीति पे काफी बात हो गई और काफी गूढ़ वो हो गया। अब थोड़ा सा हल्का करेंगे माहौल को और बात करेंगे अंक ज्योतिष से रिलेटेड। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे जो कुमार जी हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और फिल्म समीक्षक बहुत अच्छे हैं। तो इस पे एक हल्की सी चर्चा करते हैं कि क्योंकि अंक का उससे रिलेशन बना है। करीब 20 साल पहले एक फिल्म आई थी सनी देओल की, गदर, और इस बार जो है गदर 2 के नाम से यानी गदर 2 नाम से आई है और बॉक्स ऑफिस पे इतिहास रच दिया गया है। एक्सपेक्टेड था, हमने भी पहले जिक्र किया था कि हिट तो ये हो जाएगी, बट वो इस कदर होगी, ये थोड़ा सा एक कहना चाहिए शॉकिंग रहा कि बाहुबली तक को उसने पीछे कर दिया और 500 करोड़ का आंकड़ा बता रहे हैं बॉक्स ऑफिस में वो छू ले रही है या ले लेगी या संभवतः ले भी लिया हो। यहां मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं कि ऑफ कोर्स एज ए फिल्म दर्शक कहूंगा मैं खुद को, मैंने देखी है फिल्म, आपने भी शायद देखी है, परिवार के साथ आपने डाला था, मुझे पता है। इतनी एक्सपेक्टेशन थी कि गदर पता नहीं क्या होगी, उस हद तक तो नहीं दिखी गदर, लेकिन मान लेते हैं कि सन्नी का दबाव चला है। और गदर 2, विशेष तौर से मैं 2 का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि हमारे जो आज के जो मेहमान हैं या जो हमारे मित्र हैं वो अंक ज्योतिष पे काम करते हैं। तो ये गदर 1 तो सबने देखी थी, गदर 2 के आने से
ऑफ कोर्स सन्नी की वापसी हुई और माना जा रहा है कि आगे कई सारी फिल्में उनको ऑफर की जाएंगी वगैरह वगैरह, और बॉक्स ऑफिस का एक इतिहास क्रिएट हो गया। फिल्म उस हद तक तो नहीं दिखी जो कि पहली वाली थी, लेकिन फिर भी मैं एक समीक्षक की राय जानना चाहूंगा कि माहौल हमने थोड़ा राजनीति की वजह से थोड़ा गूढ़ कर दिया था, तो उसको हल्का करेंगे। क्या लगता है कुमार भाई साहब कि 15 अगस्त के आसपास इसको रिलीज किया जाना एक बहुत बड़ा फैक्टर काम कर गया, राष्ट्रीयता जग गई, या सनी देओल के सितारे बुलंद थे, या फिल्म में ही कुछ बात थी जो कि मुझे तो व्यक्तिगत रूप से कहूं तो बिल्कुल भी नहीं लगी, क्योंकि जो अमरीश पुरी जी का ऑरा था या जो सन्नी की उसमें एक्टिंग है, जो उस जमाने का संगीत है, वो सब बेहतरीन था। मतलब हालांकि हमारी समझ भी कम थी, लेकिन इन 20 सालों में जो देखा तो वो बात नहीं है, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड तो बना है। तो आपका एज ए फिल्म समीक्षक इस पे क्या कहना है? किशोर भाई, असल में क्या है कि ये जो बात आपने कही ना कि 15 अगस्त को रिलीज हुई था टाइमिंग। इसलिए, नहीं वो बात नहीं है। क्योंकि अगर वो बात होती तो 2-3 दिन की जो कलेक्शन होती, इसका कमाई उसकी जो होती, वो वहीं पर मामला सिमट जाता ना। क्योंकि 15 अगस्त का असर तो 18 अगस्त के बाद फिर क्या रहेगा। बिल्कुल, ये भी एक बात हो सकती। तो, तो मंगलवार था 15 अगस्त को, तो 15 अगस्त को ही तो वीकेंड तक आते आते दम निकल जाना था उसका, बिल्कुल। नहीं निकला। देखिए, 2-3 चीजें हैं असल में। गदर फिल्म को आप इस नजरिए से देखिए कि एक हिंदुस्तानियत वाली फिल्म है। ये बात बिल्कुल। हिंदुस्तान का जो दर्शक है ना, हिंदी दर्शक, वो तरस गया है हिंदुस्तानी फिल्मों के लिए। बिल्कुल। हालत ये होती है कि पिछले 25 वर्षों से, 22-23 वर्षों से ऐसी फिल्में बनाई जा रही हैं जो फिल्म 90-80% तो अंग्रेजी में होती है, संवाद उसके, संस्कृति अंग्रेजों वाली पराई वाली होती है, जिसमें छोटे बच्चे से लेकर उसका बाप दादा तक 90% अंग्रेजी बोलते हैं। प्लॉट अंग्रेजी के होते हैं, है ना, वेस्टर्न होते हैं, पाश्चात्य। शूटिंग वहां की होती है, गानों के नाम पर प्राइवेट एल्बम से भी गया गुजरा म्यूजिक ये बिल्कुल। भरा होता है। कॉस्ट्यूम वगैरह ऐसे देखे तो लगता है कि किसी हॉलीवुड ड्रामे या फिल्म का हिंदी रूपांतरण है। हिंदी फिल्में दिखती नहीं है वो। हिंदी फिल्मों की जो एक मुख्य संस्कृति होती है ना, मुख्य धारा, उसकी फिल्में बननी ही बंद हो गई। जब जाकर पठान बनी, जो हिंदी फिल्मों की थ्रिल वाली धारा में, तो उसने रिकॉर्ड तोड़े। रोहित शेट्टी जब लाते हैं हिंदी फिल्मों की मुख्य धारा की फिल्में, वो हिट होती है। राजकुमार हिरानी जब हिंदी फिल्मों की मुख्य धारा की फिल्में लाते हैं, वो सुपर हिट होते हैं। ये बाकी लोग क्यों नहीं होते? उसका बिल्कुल। कारण है। तो गदर फिल्म में हिंदुस्तानियत है, यानी कि इसमें आप ध्यान से देखिए, ये वो फिल्म है जिसमें आप अपने 3 साल के सीख रहा है बोलना उस बच्चे को लेकर भी बैठ सकते हैं, और बिल्कुल। 80 साल की दादी जी को भी लेकर बैठ सकते हैं। और ऐसी हिंदुस्तानी फिल्म है। हिंदुस्तानी फिल्में आजकल बनती कहाँ है? 95% फिल्में तो ऐसी होती है जो अश्लीलता से भरी रहती है, जिसको आप, और म्यूजिक के नाम पर इतनी गंदगी रहती है कि आप अपने जीवन साथी के साथ जाकर देखें तो शर्म आती है, तो बड़े बुजुर्गों बच्चों के साथ तो क्या देखें, देख ही बिल्कुल। नहीं पाते। बाहुबली के बाद में आपने थिएटर में फिल्म कब देखी होगी मुझे नहीं पता, और कोई एक आध देख ली होगी तो देख ली होगी, देख ली होगी, पर देखने गए होंगे मन से, वैसा तो नहीं हुआ होगा। तो उसका कारण ये। दूसरा क्या, आप देखिए, आते हैं भावनाओं पर। हिंदी फिल्में, नाम ही भावनाओं का है। सही बात। हिंदी फिल्म का तो पर्यायवाची ही भावनाएं हैं। एक्शन थ्रिल वगैरह वो सब तो हॉलीवुड में बहुत होता है भाई। अब्बास मुस्तन ने हॉलीवुड की कॉपी कर कर करके कई फिल्में सुपरहिट दे दी, बिल्कुल। लेकिन उनको भी याद रखा जाता है उनके गानों के नाम पर। तो इसके अलावा एक खास बात और थी, वो ये थी कि सनी देओल का क्रेज बिल्कुल। बिल्कुल, ये एक 65 बहुत बड़ा की फैक्टर। उम्र में है। हाँ, 65 की उम्र में, ध्यान रखिएगा, वो पूरी फिल्म जो है वो सनी देओल के कंधों पर टिकी है। बिल्कुल। जैसे ही सनी देओल उसमें गायब होते हैं और ऐसे लगता है पाकिस्तान वाले पकड़ कर ले गए और सनी देओल का रोल ही गायब हो गया, अब तो उत्कर्ष शर्मा का शुरू होना है, वहां पर फिल्म झूलने लगती है। लोग थिएटर में देखने लगते हैं कि अब बैठे हैं, थोड़ी देर बाहर जाएं, क्या होगा। सनी देओल के इसमें याद, ध्यान रखिए, अमीषा की जगह कोई भी हो सकती थी, लेकिन चूंकि पिछली में अमीषा थी और इस बार अमीषा प्रभु कृपा से मौजूद है, तो इसीलिए ले लिया, तो एक वो प्रासंगिकता बनी रहती बिल्कुल। है ना। अन्यथा अब अमरीश जी नहीं है तो अमरीश पुरी साहब का विकल्प भाई उतना नहीं हो सकता, लेकिन जो लाए हैं वो भी अच्छा है। हाँ। मनीष वादिया ने मेहनत की है, बाकर खूंखार दिखे हैं। बिल्कुल। बिल्कुल।
क्रूर दिखे हैं उन्होंने। हाँ, मैं तारीफ करूंगा कि जो साउथ की फिल्मों में छोटे छोटे पंडितों के रोल करने वाले ने एक बहुत खूंखार रोल किया था, उसके अलावा बड़े रोल मिले नहीं उन्हें, तो उन्होंने बड़ी मेहनत की है इस फिल्म में। लेकिन क्या है, सबसे बड़ी बात है कि अनिल शर्मा एक औसत निर्देशक है। अनिल शर्मा जो है, इनके पिताजी दो ऐसे हमारे निर्देशक फिल्मों में रहे हैं। एक तो रहे हैं जेपी दत्ता, जिनके पिता ओपी दत्ता, और इनके पिता ओपी शर्मा। ये क्या करते अपने दोनों, ये अपने अपने बेटों जो है ना, इन बेटे की फिल्म के लेखक यही होते हैं मूल रूप से पीछे तक। एक एक फिल्म का सीन ये सेट पे बैठते हैं और बेटा शूट करता है। मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा, लेकिन वास्तविकता बता रहा हूँ। जेपी दत्ता के यहाँ ओपी दत्ता सेट पे बैठते वो शूट करते, तो वो एक तरह से उनका संरक्षण होता। और ओपी शर्मा भी अनिल शर्मा के, अनिल शर्मा ने ढंग की फिल्म सिर्फ एक दी थी, वो थी श्रद्धांजलि, जो उनकी पहली फिल्म थी। बहुत सही। बड़ी नायाब, बड़ी प्यारी फिल्म थी। वो मसाला फिल्म नहीं थी। बिल्कुल। ये तो इंदौर में कई बरस पहले, लगभग 12-13 बरस पहले इंदौर में एक बार मिले, एक ज्योति सम्मेलन में मुख्य अतिथि बनकर आए, तो रवानगी के वक्त मैंने उनसे कहा भी था, मैंने कहा एक श्रद्धांजलि हमें और दे दीजिए। तो चौंकने लगे, बोले आपको याद है? मैंने कहा याद है मुझे, श्रद्धांजलि। तो अनिल शर्मा, अब आप देखिए गदर एक में भी यही था, जो इतना प्यारा संगीत उत्तम सिंह जी का था, उसके साथ में इन्होंने मजाक किया, खिलवाड़ किया, फिल्मांकन ढंग से नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि जब आपको पता है कि मिथुन नाम का जो संगीतकार है वो औसत प्रतिभा वाले हैं, बिल्कुल सीमित प्रतिभा वाले, तो लिया ही क्यों, उत्तम सिंह जी को ही ले लेते ना। सही बात। आप देख रहे हैं पूरी फिल्म उत्तम सिंह जी के पुराने दो गानों पर ही चल रही है, बिल्कुल। उड़ जा काले कावा और एक और गड्डी वो लेके। मैं निकला लेके। उन दो गानों पे पूरी फिल्म चल रही है ना, बार बार उन्हीं गानों को ले रहे हैं। और बिल्कुल। हालत ये हो जाती है कि फिल्म का क्लाइमैक्स आ गया, लोग आधे थिएटर से जा रहे हैं, तो भी आधे लोग खड़े होके, जब तक दी एंड लिखा नहीं आ रहा है वही गाना एंड में आ रहा है, घर आजा परदेसी, और नाच रहे हैं। तो आप भाई उत्तम जी को ही ले लेते हैं ना, बिल्कुल। है को मिथुन के चक्कर में पड़े। मिथुन का संगीत सुनकर तो रोना आता, उनको दो गाने मिले स्वतंत्र रूप से बनाने के, वो उन्होंने हवा निकाल के रख दी। पता चल जाता है ये बहुत सीमित प्रतिभा के लोग हैं। हिंदी फिल्मों की ऐसी मसाला फिल्म जो है, उसमें संगीत देना इनके बस का रोग नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, गीतकार भी बड़ा गरीब, जो गाने दो ओरिजिनल गाने रखे हैं वो बड़े गुर्बत में लिखे गए, ऐसे लगता है फकीर शब्दों का है और कहीं से उठा उठू के जोड़ के। और जबकि वो पुराने गानों में आनंद बख्शी साहब के गाने देखिए बहुत बढ़िया। कितने सरल शब्द में। तो समस्या क्या है इस फिल्म में, ये जो देखिए कमाई अकूत कर रही है, ये तो अभी और रिकॉर्ड तोड़ेगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर गीत संगीत का पक्ष रहता ना, ये तो सिर्फ एक्शन और सनी के पर इतना। और दूसरा एक और है, हमारे यहाँ सनी देओल के खिलाफ हिंदी फिल्मों में एक लॉबी काम करती है, जो सनी की फिल्में जब भी रिलीज होती है तो उसकी टक्कर में उसको स्क्रीन कम लेने देती है। जैसे घायल आई तो बगल में दिल लगा दी, गदर आई तो लगान लगा दी, और अब ये आई है तो और अब OMG लगा दो। घायल तब भी सुपरहिट रही थी, गदर तब भी सुपरहिट रही थी, गदर 2 भी सुपरहिट है, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, 12,000 से ज्यादा स्क्रीन मिल सकते थे इस फिल्म को, और इसे 4,000 स्क्रीन मिले। अगर 12,000 स्क्रीन इसे मिलते हैं ना, तो अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ देती। लेकिन होता क्या, ये लिखा था मीडिया में कि इसने पठान के रिकॉर्ड तोड़ दिए, तो अब आप समझ सकते हैं किसने षड्यंत्र किया और इस फिल्म को स्क्रीन लेने नहीं दिए, ताकि उनका रिकॉर्ड नहीं टूटे। बिल्कुल। ये नीचता हमारे हिंदी फिल्मों में, हिंदी फिल्म उद्योग में नीचता, ये दुष्टता बहुत होती है। तो अन्यथा ये रिकॉर्ड, ये फिल्म जो है, ये बहुत सारे रिकॉर्ड अब तक तोड़ देती, तोड़ तो अब भी देगी, लेकिन सबसे कम दिन में सबसे ज्यादा कमाई वाला नहीं तोड़ पाएगी, क्योंकि स्क्रीन कम मिले ना, बिल्कुल। 3 गुना कमाई करती है। और दूसरा एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट ये है कि इस फिल्म के साथ आदमी परिवार के नाते जुड़कर देखता है, बाकी सही। फिल्मों को वो गैप रखकर देखता है। एक्शन थ्रिल ये जो आती है ना, कॉमेडी या सेक्स कॉमेडी आती है घटिया दर्जे की, अश्लील, इनको गैप रख कर देखते, इसमें वो जुड़ जाता है। पूरे थिएटर की हालत ये रहती है। तो मैं समझता हूँ कि जो मास अपील है इस फिल्म में, वो मास अपील पिछली गदर से भी बड़ी आई है, क्योंकि इन 20-21 वर्षों में भारत पाकिस्तान के रिश्ते बहुत खराब हुए हैं। हमारे बीच में पुलवामा हो चुका है, बालाकोट हो चुका है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें सनी देओल का बिजली का खंभा उखाड़ने वाला या वैसा कोई सीन नहीं होता ना,
दर्शक निराश होकर बाहर आते, क्योंकि वो उम्मीद कर रहे थे कि पिछली बार हैंडपंप उखड़ा तो कुछ न कुछ वैसा, क्योंकि असल में क्या है, दर्शक अपना सनी देओल का नायकत्व खोते हुए देखना नहीं चाहते, बिल्कुल वो नायकत्व देखना चाहते हैं। तो उस दृश्य के उनके जो फाइट मास्टर है, एक्शन मास्टर है अनिल शर्मा के, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से कंपोज किया है। तो उस कंपोजिशन की तारीफ तो बिल्कुल बनती है।